कब जागेगा मानव। मैं तरल तरल, मैं सरल सरल, मैं निर्मल जल में चपल चपल, चंचल उज्ज्वल मैं धवल धवल, कल कल निनाद करता मैं जल। अरे मित्र जल, तुम इतना क्यों इतरा रहे हो? क्या तुम यह भूल गए कि बिना किसी पात्र के तुम रह भी नहीं सकते? इसलिए अपनी प्रशंसा करना बंद करो और अभिमान करना छोड़ दो। पात्र की बात तुमने खूब कही। यह ठीक है कि मेरी बहने वाली प्रकृति है, इसलिए द्रव अवस्था में मुझे रखने के लिए कोई न कोई पात्र तो चाहिए ही। किंतु कभी सोचा है मेरे स्वभाव के बारे में? हर हाल में ढल जाता हूँ, जैसा भी पात्र हो वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता हूँ। और रही अभिमान की बात, मैं अभिमान कर भी कहाँ सकता हूँ। मैं तो हर आकार को अपना लेता हूँ, यहाँ तक कि मैं भूमि में भी फैल जाता हूँ। मेरा जैसा लचीला स्वभाव कहाँ मिलेगा? इसके अलावा तुम मेरी अन्य 2 अवस्थाओं के बारे में कैसे भूल गईं? जैसे ठोस अवस्था में मेरा बर्फ रूप सबका जाना पहचाना है, वैसे ही गैस अवस्था में मेरा वाष्प रूप भी सभी जानते हैं। हाँ, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि तुम्हें पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में विद्यमान होने का गौरव प्राप्त है। किंतु उस समय वह गौरव कहाँ चला जाता है जब तुम समुद्र के रूप में मेरी चट्टानों से टकरा टकरा कर आर्तनाद करते हो, और जब मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए अपना आंचल फैलाती हूँ तो तुम भाटा के रूप में मानो टाटा कहकर मुझे ही तज कर चले जाते हो। तब तुम्हारा हर हाल में ढल जाने वाला स्वभाव कहाँ खो जाता है? वह तो मेरी नियति है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के परस्पर आकर्षण के कारण तथा चंद्रमा के लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहने के कारण समुद्र में ज्वार यानी पानी का एक ओर बढ़ जाना, भाटा यानी पानी का घट जाना तो होंगे ही। लेकिन क्या तुमने एक बात पर गौर किया? मैं विभिन्न प्रकार की गतियों की पहचान कराता हूँ। ज्वार भाटा के रूप में दोलन गति का आभास देता हूँ, तो मैं झरने के रूप में तीव्र गति का एहसास कराता हूँ। नदी के रूप में मैं धीमी गति का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, तो कुएं, तालाबों, झीलों में मैं स्थिर और शांत हूँ। मेरे जैसी विविधताएं तुम में कहाँ? तुम्हारे विभिन्न प्रकारों द्वारा तुम्हारी स्वभावगत विशेषताएं जरूर स्पष्ट होती हैं। ज्वार भाटा वाला ढुलमुल स्वभाव, झरने वाला उग्र स्वभाव और नदी वाला शांत स्वभाव। मैं तुम्हारी तरह डींगे तो नहीं मारती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि मेरा स्वभाव हमेशा से ही धीर गंभीर रहा है, और यही मेरी गरिमा का परिचायक है। लोग तो सहनशीलता की उपमा ही मुझसे देते हैं। जहाँ तक समुद्र, नदी, झरने, तालाब, झील, कुएं आदि में निहित तुम्हारे विविध रूपों की बात है, मैं भी विविध रूपों में चारों ओर विद्यमान हूँ। मेरा पर्वताकार रूप सबसे निराला है। ऊंची ऊंची गगनचुंबी चोटियाँ, वहाँ मैं तुम्हारी ठोस अवस्था यानी बर्फ को आश्रय देती हूँ। पहाड़ों के विपरीत हैं गहरी खाइयाँ, और पहाड़ों के तल पर हैं घाटियाँ। जब तुम्हारी ठोस अवस्था यानी बर्फ पिघलती है, तो मैं जल को पहाड़ों से नीचे घाटियों, खाइयों के माध्यम से मैदानी इलाकों में लाती हूँ। यह मैदानी भाग सीधा और सपाट जरूर लगता है, किंतु आदि मानव ने मेरे इसी भाग में आकर सभ्य होने की दिशा में कदम बढ़ाया था। सभ्यता की कहानी में तुम मुझे कैसे भूल गईं? क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब आदि मानव जंगलों से बाहर की दुनिया में आया, तो उसने वहीं पर जाकर अपना डेरा डाला जहाँ जल उपलब्ध था। इसलिए मानव के विकास के प्रक्रम का सबसे बड़ा भागीदार तो मैं हूँ। यह ठीक है कि मेरी ठोस अवस्था की बर्फ को तुमने पहाड़ों में पनाह दी,
किंतु वहाँ से पिघलकर झरने के रूप में और नदी के रूप में मैं ही तो आया। यदि पहाड़ के बाद खाइयां, घाटियां और नीचे मैदानी भूभाग न होता तो पानी नीचे कैसे आ पाता? वह तो मैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे आया। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही तो तुम्हें नीचे लाई। पृथ्वी यानी मैं, धरा, जिसे तुम वसुंधरा, धरती, भूमि कई नामों से पहचानते हो। पर मैंने ही तो तुम्हें हरा भरा बनाया। पूरा जल चक्र ही मुझ पर आधारित है। पानी का भाप बनकर ऊपर उठना, बादलों से जल कणिकाओं के रूप में जगह जगह वर्षा कर बरसना और फिर चारों ओर हरियाली को पनपाकर हरियाली की चूनर तुम्हें ओढ़ा देना, यह मेरे अलावा और कौन कर सकता है? अरे मित्र, मैंने क्या कभी तुम्हारी श्रेष्ठता पर संदेह किया? पर तुम कभी कभी इतने कंजूस क्यों हो जाते हो? मेरा ही एक मैदानी भूभाग है, रेगिस्तान। वहाँ तुम अपनी एक एक बूंद के लिए सबको तरसा देते हो। अपनी हरित चुनरी के अभाव में मैं वस्त्रहीना सी तड़प उठती हूँ और फिर हवा के बवंडर से बालू को ही उड़ाकर उसकी धूल से अपने आप को ढकने की नाकाम कोशिश करती हूँ। वहाँ भी तुम आंसू बनकर मानव की कोमल भावनाओं का प्रतीक बन जाते हो और मैं उष्णता के उत्ताप से पीड़ित खून के आंसू पीने को मजबूर हो जाती हूँ। किंतु फिर भी मैं धीरज के साथ उस रेगिस्तान के अनुरूप वनस्पति उगाती हूँ। उसी के अनुरूप जीव जंतुओं की आश्रय दात्री के रूप में अपना रेतीला रूप संवारती हूँ। इतना ही नहीं, कहीं रत्नों की खान बनकर हीरा, सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं देती हूँ, तो कहीं यूरेनियम, तांबा, लोहा, जस्ता, एल्यूमीनियम जैसी उपयोगी धातुओं को देकर मानव का उपकार करती हूँ। मेरी तीनों प्रकार की चट्टानों, आग्नेय, परतदार और रूपांतकारी सभी में धातु, खनिज, लवण प्रचुरता से विद्यमान हैं। कह चुकी अपनी कहानी। तुम्हारी तीनों प्रकार की चट्टानें तो मेरे अंदर ही निहित हैं। जब नदियों का जल पर्वतों से नीचे आकर समुद्र तक पहुंचने का मार्ग तय करता है, तब अपने साथ चट्टानों के छोटे छोटे कणों को भी लेकर आता है। ये कण जल के साथ समुद्र में गिरते हैं और तलछट के रूप में परत दर परत समुद्र में एकत्रित होते हैं। कालांतर में परतदार चट्टान का जन्म होता है। इन्हीं परतों के बीच वनस्पति या जीव जंतुओं के दबे रह जाने से हीरा, कोयला और यहाँ तक कि काला सोना यानी तेल मेरे भीतर ही बनता है। और तुम उस मोती को क्यों भूल जाती हो जो मेरे समुद्र में ही पाया जाता है? इतना ही नहीं, 100 बातों की एक बात यह भी है कि इस पूरी पृथ्वी में जल की भागीदारी 75% की है, जबकि तुम्हारी मात्र 25% की। मित्र, मैं तुमसे बराबरी कहाँ कर रही हूँ? किंतु मैं फिर भी यह याद जरूर दिलाना चाहूंगी कि उस 75% पानी में कितना प्रतिशत पानी है जो पीने योग्य है? 1% से भी कम ही ना। इतनी विशाल मात्रा के खारे जल पर इतना गुमान क्यों? जीव जंतु की प्यास बुझाने वाला जीवनदायी जल तो बहुत सीमित है। उस सीमित जल के बल पर क्यों ताल ठोक रहे हो? तुम्हारा ही जल मेरी गोद हरी भरी करता है, जिसमें न जाने कितने प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी मेरी गोद में खेलते हैं। मेरी ही क्यों, तुम्हारी गोद में भी तो जल में रहने वाले जीव जंतु वनस्पति हैं। पर आज जो अम्ल की वर्षा हो रही है, प्रदूषित जल की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बारे में भी कभी सोचा? तुम ठीक कह रही हो धरा, इस ओर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आज मेरा जल प्रदूषित हो रहा है, यह सोचकर मैं क्रोध से भर उठता हूँ। तभी तो मैं कभी बाढ़ बनकर अपनी चपेट में सबको लेकर तबाही मचा देता हूँ, अथवा कभी सुनामी जैसे तूफानों के आवेश द्वारा सबको निगल लेता हूँ। क्रोध तो मुझे भी आता है। एक ओर जहाँ मैं अपने भीतर के लावा को शांत कर आग्नेय चट्टानों का रूप देती हूँ, वहीं कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में फट पड़ती हूँ और अपना गर्म लावा अपने ही ऊपर उड़ेल देती हूँ।
इतना ही नहीं, जब मेरे साथ ज्यादा छेड़छाड़ होती है तो मैं गुस्से से कांपने लगती हूँ और भूकंप के रूप में धरती को हिला देती हूँ। पर क्या इस तरह हम स्वयं को ही नुकसान तो नहीं पहुंचाते? अपने ही किए नुकसान का दोष किस पर लगाएं? दोषी हम नहीं, दोषी है मानव, जो कभी मेरी बखिया उधेड़ता है तो कभी अपने अवशेष तुम पर उड़ेलता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, खनिजों की लगातार खुदाई ने जहाँ मेरे आंचल में करोड़ों पैबंद लगा दिए हैं, वहीं तुम्हारा पूरा का पूरा रूप मलिन कर डाला है। वातावरण प्रदूषित कर अम्ल वर्षा के कारण को जन्म दे दिया है। वह तो यह भी नहीं सोचता कि इस सब का परिणाम अंततः उसे ही भोगना पड़ेगा। तुम ठीक कहती हो धरा, पर वह मानव अंधा, गूंगा और बहरा होकर क्यों बैठ गया है? कब जागेगा मानव? लेखिका डॉक्टर मधु पंत।